हमारी भारतीय परंपरा बहुत ही खूबसूरत। जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है उस ईश को भगवान को वाहिगुरु का श्री आनंद भारती द्वारा हमारे माननीय अतिथि माननीय उपराज्यपाल जी को माता रानी की चूड़ी देकर और बाकी अति खूबसूरत रॉकेट लॉन्च करा। एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए गए। और हम सब अंजू डोगरा जी लेक्चरर जम्मू सिटी से, आदित्य कुमार जी, सदोत्रा जी KAS RS जम्मू, आपके बहुत सारे दिल से तालियां आनी चाहिए हमारे माननीय उपराज्यपाल। चार 450वें प्रकाश उत्सव के पवित्र अवसर पर आप सबको तथा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुरु नाभादास जैसे बुद्ध पुरुष के अवतरण को मैं परम अलौकिक, परम उत्सव का क्षण भी मानता हूं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भारतवर्ष के ऊर्जा क्षेत्र में सदियों से संतों के रूप में अनेक सितारे समाज से अंधेरा मिटाने के लिए ज्योति बनकर चमकते रहे हैं। और नाभादास जी उन सितारों में भी ध्रुव तारा है। सदियों से संतों ने परमात्मा तक पहुंचाने के हमें मार्ग बताए हैं, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग प्रमुख हैं। और अगर भक्त की भाषा समझनी हो तो गुरु नाभादास को समझना बड़ा आवश्यक है। अनेक महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि गुरु नाभादास द्वारा भक्त माल की रचना वो इतिहास में सर्वोत्कृष्ट और सर्वोपरि है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, गुरु नाभादास के जरिए समाज को पहली बार भक्ति मार्ग की अपूर्व क्रांति और संतों के बारे में जानने समझने का अवसर मिला। उनकी रचनाओं से समाज को एक नई दृष्टि मिली और आम लोगों को ये बात बहुत गहराई से समझ में आई कि गुरु सर्वोपरि है और उनके आशीर्वाद से चारों तरफ फैले जनजीवन की सेवा ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। मैं मानता हूं कि एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे और किसी समाज से इनको केवल नहीं जोड़ा जा सकता। ये हमारी परंपरा के, हमारे देश के गौरव हैं और पूरे हिंदुस्तान को ऐसे महान संत पर गर्व है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गुरु नाभादास समाज की चेतना के कमल हैं और उसके तारणहार भी हैं। युगों युगों तक उनका आशीर्वाद समाज का और देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रकाश नारायण दीक्षित ने लिखा है कि गुरु नाभादास अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म साधना और साधकों का इतिहास देश के सामने रखा और उसके साथ ही साथ जीवनी साहित्य की नवीन परंपरा भी स्थापित की। भक्तमाल में
श्री गुरु नाभादास जी ने लगभग 200 भक्तों के पुनीत जीवन के बारे में लिखा है। अनेक नाम, संत रविदास, कबीरदास जी, पीपा जी, शंकराचार्य जी, रामानंद जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, अनेक नाम हम ले सकते हैं। जैसे महान व्यक्तित्वों के चरित्र की उदारता, सरलता, धर्मनिष्ठा, सत्यप्रियता, क्षमाशीलता और सहज रहनी एवं करनी के बारे में जानने के लिए समाज के युवा वर्ग को, और केवल इस समाज के नहीं, पूरे देश के युवा समाज को भक्तमाल पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अपनी साधना, अपनी रचनाओं द्वारा गुरु जी ने जीवन चिंतन की धारा को बदलने का एक भगीरथ प्रयत्न किया। भारतवर्ष का सौभाग्य हमेशा उदीयमान रहे, ये उनकी प्रबल इच्छा थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि श्री गुरु नाभादास जी हमारे ऐतिहासिक चिंतन की आत्मा है और उन्होंने समाज की चेतना को भेदभाव से हटाकर अभेद की तरफ अग्रसर किया। और ये सच है कि उनके जैसे महापुरुषों के पुण्य प्रताप ने इस देश में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को सर्वोपरि रखा, जो आज भी हमारा सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक आदर्श है। मित्रों, आज़ादी के अमृत कालखंड में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प अपनी विरासत के प्रति जागरूकता भी है। और ये सच है कि जो समाज अपनी विरासत, समृद्ध विरासत को नहीं पहचानता है, इतिहास के पन्ने से वो समाज मिट जाता है। और हमें अपनी विरासत पर निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी यही विरासत ही है जिसने कभी भारतवर्ष को स्वर्णिम शिखर पर पहुंचाया था। यह विरासत हमें समय के अनुरूप बदलने की भी प्रेरणा देता है। और उसी के साथ जो चौथा प्रण है वो एकता और एकजुटता है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की पूर्ति है। पूरी निर्भीकता के साथ हमें समाज के बचे खुचे भेद को भी समाप्त करना ही होगा अगर भारत को विश्वगुरु बनना है। और मानव मात्र में उस ईश्वर की उपस्थिति की जागृति जन जन तक पहुंचानी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें प्रण के रूप में सभी नागरिकों को कर्तव्यों का भी संकल्प ध्यान में रखना चाहिए। समाज में भाईचारे के रिश्ते को मजबूत बनाकर हमें राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना होगा। अगर हमारी एकता में, हमारे भाईचारे में कोई दरार डालने की कोशिश करता है तो एकता की शक्ति से उसका प्रतिरोध करना ये भी हमारा नैतिक दायित्व है। इस एकता की भावना का वर्णन करते हुए गुरु नाभादास जी ने लिखा है, पक्षपात नहीं बचन सबहीं के हित की भाखी। सबका हित, सभी का उत्थान, यही गुरु जी का दर्शन था। और सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ कि वहीं से फिर ये प्रस्फुटित हुआ है। और उसी मंत्र के साथ मैं कहूँ कि उनके ही आशीर्वचन के अनुरूप प्रगति के मार्ग पर देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी ने जिस समन्वय और सामंजस्य की ऐतिहासिक विरासत हमें दी है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है। और मुझे विश्वास है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम राष्ट्रीय एकता के सर्वोत्तम मूल्यों को संरक्षित रखेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मित्रों, जम्मू कश्मीर में भी अभी मान्याल साहब बोल रहे थे, अनेक लोगों को मैंने सुना, कई बार कई लोगों से मिलने का भी अवसर मुझे मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण और भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है।
मैं ये कह सकता हूं कि समावेशी विकास किसी भी अच्छी सरकार या प्रशासन का यही लक्ष्य हो सकता है। आपको मालूम है, मुझे भी पता है कि लंबे समय से अनेक वर्गों के साथ भेदभाव किया गया, बराबरी का हक उन्हें नहीं मिल पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, उसके कारण बहुत सारी चीजें बदली हैं। मैं मानता हूं कुछ लोग होंगे, उनकी इच्छा जहां तक होगी उतना बदलाव न हुआ होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि नीयत क्या है इसे भी पहचाननी चाहिए। परिणाम आने में थोड़े वक्त लग सकते हैं, लेकिन किस नीयत से ये फैसला किया गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत थी, उस नीयत को जमीन पर उतारना यही हमारा दायित्व है। और मैं ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की नीयत को ईमानदारी से जमीन पर उतारने के लिए प्रण प्राण से हम सब जुटे रहेंगे। सामाजिक न्याय हो, जमीनी लोकतंत्र हो, विधि का शासन हो, वंचित वर्गों या जो आखिरी कतार में विकास में खड़े अंतिम व्यक्ति जो है, उस तक सरकार की और प्रशासन की योजनाएं लाभ पहुंचाने, वो देश की मुख्य धारा से जुड़े, मैं समझता हूं किसी भी शासन प्रशासन के लिए सर्वोच्च बात यही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि समाज के हर एक वर्ग में प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों की एक बड़ी संपदा है। जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में उनकी क्षमता का इस्तेमाल हो, ताकि अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भी वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि व्यक्तिगत आकांक्षाएं अगर लोगों की पूरी नहीं होंगी और वाजिब आकांक्षा, तो निश्चित रूप से उनमें कुंठा पैदा होती। मित्रों, एक अरसे बाद चाहे वो औद्योगिकीकरण हो या कृषि हो या कामगारों की स्थिति हो या युवा कल्याण के मसले हों या महिला सशक्तिकरण का, मुझे कुछ बातें बताई गई, पहली बार मैंने सुना है और ये दुखद है। मैं जहाँ से आता हूँ या देश में जो मैं जानता था कि अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोई क्राइटेरिया नंबर की नहीं होती है। अनुसूचित वर्ग के हैं, यही काफ़ी है उसकी इसका हो सकती है। मैं आप में से अनेक लोगों से मैं मिला हूँ, कभी किसी ने मेरे ध्यान में बात नहीं लाई थी। मैं आश्चर्यचकित हो रहा था जब मान्याल साहब बोल रहे थे। इसका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी, निश्चित रूप से भारत का संविधान जब बना तो राष्ट्र निर्माताओं ने यह महसूस किया कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं, एक बड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से शैक्षिक वर्ग से पिछड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ ये देश का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की देश मदद करे, ऐसे लोगों को समान अवसर मिले, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। भूखे पे कोई भजन नहीं कर सकता है। और मुझे बताया गया है, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान जरूर किया जाएगा। एक कोशिश हुई है, 3 वर्षों में अनेक नौजवानों को स्वरोजगार से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की गई है। महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनका वित्तीय समावेशन, उनको वित्तीय सहायता, एक बड़ा प्रयास किया है। और अभी जो बैक टू विलेज का कार्यक्रम चला, आप में से अनेक चुने हुए सम्मानित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो गोल्डन कार्ड का सैचुरेशन हो, सोशल वेलफेयर की स्कीम का सैचुरेशन, वो तो था ही। 2 मुख्य उद्देश्य उसमें रखे गए थे। एक, हर पंचायत से कम 15 नौजवान को चिन्हित करना है, वो बच्चा हो बच्ची हो, जिसे हमें इंटरप्रेन्योर बनाना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है। और 20 ऐसे नौजवानों को चिन्हित करना है जिनकी स्किलिंग करनी है, ताकि वो भविष्य में अपना
काम खुद कर सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान खत्म होने के 1 महीने के अंदर 75,000 नौजवानों को एक दिन में 939 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। उसमें से कई लोग अपना काम कर रहे हैं। एक समय था जब राष्ट्रीय फलक पर विभिन्न विभागों की सूची जारी होती थी तो थोड़ा आप सबको तकलीफ होती रही होगी। आज कई ऐसे मसले हैं जिसमें जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे निकल रहा है और कोशिश भी कर रहा है। हेल्थ इंडिकेटर्स को लेंगे तो जो नेशनल एवरेज है उससे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हमारा है। ये सच है कि ई गवर्नेंस का काम हमने देर से शुरू किया। 7 अक्टूबर 2020 को मैं आया था, 7 अगस्त 2020 को आया था। 28 अक्टूबर मुझे तारीख याद है, श्रीनगर में मैं था। चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि साहब दरबार मूव हो रहा है। अंतिम शुक्रवार था। मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से रवाना हुई थी जम्मू के लिए। आज देश में ई गवर्नेंस में यूटी की श्रेणी में हम नंबर 1 हो गए और 450 ऑनलाइन सर्विसेज हमने जम्मू कश्मीर में शुरू की हैं। 102 जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सेवाएं हैं उन्हें भी हमने ऑनलाइन मोड में रखा है। मैं जानता हूं कि इसमें गैप्स हैं। किसी को अपने मकान का अगर मानचित्र स्वीकृत कराना है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तो वो व्यवस्था ऑनलाइन है, लेकिन उसमें गैप भी है। उसके एनओसी लेनी है कई जगह जहां ऑफलाइन मोड में व्यवस्था है। अनेक मैं उस चीज़ को समझता हूं और तमाम प्रतिरोध के बावजूद ये फैसला हमने किया है। 30-35 ऐसी सर्विसेज हैं जिसका 90% सामान्य आदमी से वास्ता होता है। उनको ऑटो अपील मोड में हमें करना ही है। ऑटो अपील मोड क्या है? 8 सर्विस 3 पहले हो गई थी, 3 दिन पहले 5 और सर्विसेज हो गई। ऑटो अपील मोड ये है कि अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में 15 दिन में उसे मिलना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा, मान लीजिए एसडीएम साहब को देना है, अगर 15 दिन में वो नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सीलरेट करके उनके ऊपर के अधिकारी के पास दरखास्त अपने आप पहुंच जाएगी। फिर एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी हो सकता है। ये व्यवस्था मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि मार्च महीने में हम लोग बैठे हैं, मई तक ये 35 सर्विसेज तो हम जरूर कर देंगे, ताकि ये गुंजाइश नहीं रहे कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी, कॉमन मैन, बड़े लोग तो सबके पास पहुंच जाते हैं। कोई मेरे पास आ जाएगा, कोई दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई मान्याल साहब के पास पहुंच जाएगा। ऐसा आदमी जो किसी के पास नहीं जाता है, सुदूर गांव में बैठा है, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको भी वो सभी सुविधाएं उसी तरह से मिले जो प्रभावशाली लोगों को मिलती हैं। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा है और इसको जमीन पर उतारने की हम जरूर कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी अब देश में हम तीसरे स्थान पर हैं। एक समय था जब 6-7 किलोमीटर सड़क बनती थी, यहाँ 20 किलोमीटर से ज़्यादा बन रही है। मैक्डमाइजेशन भी मोटे तौर पर 15 किलोमीटर रोज किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के विकास की योजना सरपंच साहिबान लोग तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में रूपलाल भारती जी ने बताया, 1 लाख आवास बन गए हैं, 1 लाख अगले 6 महीने में बनाकर दे दिए जाएंगे। कुछ बातें कही गई हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेहत स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, मैं मानता हूं गुरु नाभादास जी के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव के पूरी आबादी को जम्मू कश्मीर को सुरक्षा कवच हमने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का खर्च हो रहा है। हमारी कोशिश है
विकास के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वजों की विरासत के अनुरूप समाज केंद्रित शासन को मजबूत बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में आज लाखों परिवार जिन्हें समान अधिकार से वंचित रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे समर्पण से काम किया जाएगा। और गुरु नाभादास दास जी ने कहा है कि सब संतन निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुघर है की हरिदास। संतों के वचन पारस की तरह होते हैं, अगर वह छू ले तो लोहा भी सोना बन जाता है। गुरु नाभादास दास जी का एक एक वचन मैं मानता हूँ निजी तौर पर कि उसी पारस की तरह है। किसी ने भी अगर सच्चे मन से उसे ग्रहण किया तो उसका जीवन जरूर बदलेगा और उसका जो कृत्य होगा वो निष्काम भाव से समाज और देश के लिए होगा। गुरु जी के आशीर्वाद से सौहार्द, एकता की शक्ति एवं महापुरुषों के आदर्शों, नैतिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठा से हमें ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है जो हर एक नागरिक के सपने को पूरा करे, बढ़ चढ़ करके आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे। हम सभी को समाज की आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का आशीर्वाद गुरु नाभादास जी दें, ये मेरी प्रार्थना है उनसे। बातें मान्यवाल साहब ने कही हैं, सामान्य रूप से ये परंपरा उचित नहीं है कि कार्यक्रम में मांग पत्र दे करके कहा जाए ताली बजा करके यही घोषणा कर दीजिए। ये घोषणाएं केवल थोड़े देर के लिए काम करती हैं और इस तरह की अनेक घोषणाओं का इतिहास मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, वो ज़मीन पर नहीं उतरी है। और इसलिए मैं घोषणा वही करूँगा जो होगा, जो नहीं होगा दुनिया खिलाफ हो जाएगी तो भी नहीं करूँगा। क्योंकि आज आपके बीच हैं, आप स्नेह से देख रहे हैं, आज मैं कह के जाऊँगा और कल नहीं होगा तो आप गाली देंगे, ये मानव स्वभाव है, मैं भी देता, आप ही नहीं देंगे, मैं भी वही करता जो आप करेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें मैंने ध्यान से सुनी है और बहुत सारी चीज़ें होने लायक, बहुत सारी चीज़ें होने लायक। और गुरु जी को सम्मान जम्मू कश्मीर और पूरा देश दे, इसकी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा और जल्दी उसका, क्योंकि ये तत्काल फैसला मैं कर लूँ ऐसा उचित उसकी आप प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि ईमानदारी से कोशिश करके परिणाम सुखद हो, इसकी मैं कोशिश करूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन, यहाँ का मामला न्यायालय में है, जो अधिकारी हैं वो जानते हैं, कोशिश हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये मेरे लिए एक राजनीति का सवाल नहीं है, न मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है न मुझे यहाँ राजनीति करनी, लेकिन जिस विचार से मैंने काम किया है वो विचार यही है कि ऐसे लोग जो जीवन भर दबे कुचले रहे उनको वरीयता शासन को देनी ही चाहिए और उन्हें जरूर दी जाए। इसी नीति पर भारत सरकार चल रही है और जो भारत सरकार की मनसा है, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बाध्य है उस मनसा को जमीन पर उतारने के लिए। छात्रवृत्ति वाली बात मैंने कह दी, मैं अविलंब जल्द से जल्द जो भी उसमें सुधार करना होगा। अनुसूचित वर्ग के हर विद्यार्थी को ये नंबर कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, उसका जन्म हुआ है अनुसूचित वर्ग में, वो हकदार है स्कॉलरशिप का। ये पूरे देश में यही फार्मूला है और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर अब देश के बाहर नहीं है, कोई कभी समय रहा होगा। जिन लोगों ने इस कानून को बदला उनको भी आप जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी स्मृति थोड़ा बड़ी कमज़ोर होती है। और कुछ ही दिनों में हम एक ज़मीन का सवाल आया है मित्रों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना है, यहाँ कोई कानून नहीं है गरीब आदमी को ज़मीन देने का। पता नहीं कैसा राज था यहाँ, वास्तव में यहाँ कोई कानून नहीं। कानून हम बना रहे हैं, निश्चित बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं इस कठिनाई को जानता हूँ। ऐसे अनेक गरीब हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो उनको आवास कहाँ बनेगा। ये कानून जल्दी बनेगा और जितने लोग जिनके पास ज़मीन नहीं और वास्तव में गरीब हैं उन्हें ज़मीन भी दी जाएगी, उनका आवास भी बनाया जाएगा। ये
ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं, जो बात मान्यवाल साहब ने कहा कि भवन बनाने के लिए, वो कानून अभी आज की तारीख में यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा हुआ है। लगभग अधिकांश लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक दी जा चुकी है। और भी रेवेन्यू से रिलेटेड कई काम हैं जो अंतिम चरण में है। ये काम निश्चित रूप से होगा और जब कानून बन जाएगा तो गरीबों को आवास भी मिलेगा और गुरुजी की स्मृति में बनने वाले सभागार के लिए जमीन भी जरूर देगा जम्मू कश्मीर प्रशासन। मोटे तौर पर जो बातें ध्यान में थी, लंबा चौड़ा मान्यवाल साहब ने पूरी तैयारी वर्ष भर की करके आज ही रख दी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें जो करने लायक, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत सरकार करेगी वो भी हमारे ऊपर लाद देंगे, तो ऐसा कोई आश्वासन मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब राजनीति में नहीं हूँ। मैं जिस पद पर हूँ मुझे लगता है कि वही कहना चाहिए जो हो सकता है। एक मैंने जरूर ये कहा था जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़, खासतौर से रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ से, कि आप आइए ज्वाइन करिए, आपकी पॉलिसी हम बनाएंगे। लेकिन भाई एक बात की तकलीफ है मुझे, आप लोगों से बातचीत होने के बाद भी आप लोगों ने फैसला नहीं माना। फैसले एक तरफा लागू नहीं होते। फैसले अगर कोई बातचीत हो रही तो उसका सम्मान दोनों पक्षों को करना होता है। एक पक्षीय सम्मान, ये व्यवस्था ठीक नहीं। ये सच है कि आप सरकारी कर्मचारी, आपकी विपरीत परिस्थिति मैं समझता हूँ। सबको वेतन मिल गया है, नहीं मिला होगा तो इंस्ट्रक्शन है, किसी का वेतन नहीं रुकेगा। जो मैं कहा हूँ मैं उस पर कायम हूँ, लेकिन देरी आपने कराई है, ये मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूँ। अगर आप उसी समय गए होते तो शायद पॉलिसी अब तक आ गई होती। मैं आपकी वास्तविक कठिनाई समझता हूँ। कश्मीर में नौकरी करना आपके लिए कठिन काम है। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट के लिए घर का इंतज़ाम हुआ है। अभी हमने हाल ही में अपने हाउसिंग सेक्रेटरी को कहा है कि हमको सरकारी ज़मीन ऐसे लोगों को देनी ही पड़ेगी ताकि वो अपना घर बना सकें, सुरक्षित रह सकें, वहाँ सुरक्षा का भी इंतज़ाम किया जा सके। इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं और जल्दी उसका परिणाम लेकर के आपके बीच हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।